और मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज अपने दिन में 3 घंटे, मैं कहूँगा हो सकता है एक बार में 3 घंटे नहीं किया होगा, ब्रेक लेके करा हो, अलग अलग 3 टाइम पीरियड में किया हो आज के अंदर ही आपने, लेकिन क्या कम से कम 3 घंटे अपनी ज़िंदगी में दिए हैं कि नहीं दिए? अगर दिए हैं तो क्या किया है, नीचे लिखो कमेंट्स में दोस्त, पहली चीज़। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी नोटिफिकेशन आप जो बेल है ऑन कर पाओ, क्योंकि सब्सक्राइब्स करने से ये नहीं होता कि आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा नेसेसरली। अब सब कुछ नोटिफिकेशन बेल्स है अपेरेंटली यूट्यूब पे पूरा गेम। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आई है इंस्टाग्राम पे, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आई है, ये फोटो भेजी है मेरे पास जो कि काफ़ी मीम टाइप है कि एक लड़की है जिसकी खुद की सैलरी आई थिंक 6 से 7 लाख है, और जो हस्बैंड वो सीख कर रही है किसी अरेंज मैरिज वाली वेबसाइट जो होती हैं उस पर 60 से 1 करोड़ या 50 से 1 करोड़ के बीच में पर एनम। ठीक है, तो लोग उसको मॉक कर रहे हैं। दूसरा ही सिमिलर पोस्ट मैंने लिंक्डइन से मुझे मिला, उसमें इंसान यही लिख रहा है कि भैया मेरा कोई फ्रेंड होगा, उसकी शायद सैलरी 7 लाख या 8 लाख थी पर एनम, और उसको लड़की कोई मिली, उसने पे किया शादी.com पे सब्सक्रिप्शन, एंड लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो खुद 3 लाख कमाती है, उसने कहा कि नहीं, मुझे जो हस्बैंड चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा कमाने वाला हो, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं, तुम्हारे तो लड़का बहुत सारे, उसने लंबा पोस्ट लिखा है कि भाई ये तो फेमिनिज्म को क्या हो गया, यहाँ पे इक्वालिटी को क्या हो गया, और ये तो बेसिकली डील है, याडा याडा याडा, आप समझ गए। ठीक है, अब आप इसको बाहर से देखोगे ना तो ईजिली बहुत ही मॉकेबल थिंग है या मॉक वर्दी थिंग है, इसको आप बहुत आराम से मॉक करना चाहोगे, आप हंसोगे भी। मैंने भी अपने पास में ये बात करी हुई है अपने एक वीडियो में कि भाई किसी भी आप बेसिकली मैरिज वाली वेबसाइट पे चले जाओ, मैट्रिमनी वाली, आपको औकात दिख जाती है, सच्चाई दिख जाती है दुनिया की, कि भाई आप चाहे कितना अभी इक्वालिटी या सेल्फ अवेयरनेस या उसकी बात कर लो कि हम मेहनत करेंगे, हम इतनी मेहनत कर लेते हैं, हम कुछ कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एक लड़की विमेन ओपनली आर सीकिंग हस्बैंड्स विद 4 to 5 to 10 टाइम्स एटलीस्ट, हो सकता है इन मैनी केसेस, जैसे ये केस हो गया, ऑफ देयर ओन सैलरीज। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन मैं मॉकिंग वाले में नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं वो करूँगा तो यहाँ पे मैं आपकी जो सबसे अंदर की जो बेसिक वांट होगी या बेसिक अर्ज होगी, जैसे कि हाँ मजाक उड़ाते हैं, लड़की को एक लड़कियों की लेने का हमें मौका मिल गया यहाँ पे, इस पे हंस लेते हैं और शांति मिल गई, और वापस वही ज़िंदगी में हम ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें ये रियलिटी चेंज नहीं होने वाली। मैं आपसे बात करना चाहूँगा ये रियलिटी क्यों चेंज होने वाली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्या अरेंज मैरिज एक डील है, और हम ये भी क्वेश्चन पाएंगे अरेंज मैरिज और लव मैरिज में बेटर कौन सा होता है, लाला सारी चीज़ों पे बातें करते हैं, खुल के बात करते हैं दोस्त। ठीक है, पहली चीज़ बात करते हैं डील पे। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अरेंज मैरिज एक प्रथा जो है, जो कि आज की नहीं है, बहुत पहले से है, मुझे पता नहीं सेंचुरी से है या इवन हो सकता है मिलेनिया से हो, बट ये एक डील है। और इस डील में बहुत ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एकदम एक एक क्लॉज लिखा होता है। अरेंज मैरिज में हो सकता है साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, बट क्लॉजेज जो होते हैं बहुत ही क्लियर होते हैं लोगों के दिमाग में। अब लोगों से मेरा मतलब क्या है, माँ बाप। अगर आप यही पोस्ट उठाओ लड़की का और हल्का से ऊपर देखो, लिखा है प्रोफाइल क्रिएटेड बाय अ पेरेंट, यानी कि वो लड़की एक्चुअल में बैठ के प्रोफाइल में चेक भी नहीं कर रही है, उसकी हो सकता है मॉम या डैड हो जो बैठ के पूरे दिन बैठते हैं और वो देखते हैं कौन लड़का है, क्या नहीं है, क्या है, किससे हम इसका रिश्ता जोड़ें या ला। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे फेमिनिज्म को मुक्के नहीं मार सकते, क्योंकि ये प्रथा मानो या ना मानो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली कैरिड आउट करी गई है बाय फादर्स। अब क्योंकि थोड़ी सोसाइटी ओपन हो गई है, कूल हो गई है, अब हम 2020 की बात करें तो अपेरेंटली उसमें मम्मी भी इन्वॉल्व हैं। बट अगर अभी 1980s में चले जाओ तो अगर बाप कहते हैं इससे हो रही तेरी शादी, चाहे मम्मी कह भी नहीं होगी, बाप कहेगा अरे। आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करने लग जाओ, थोड़ा सा वो कर लो, अपने पिताजी से पूछना जिन्होंने भी अरेंज मैरिज करके, भाई आपके माता पिता ने, आपके पिताजी ने कैसे ढूंढी थी। मेरे कितने घर में स्टोरीज हैं, या फिर कितने लोगों से मैंने बात करने की स्टोरी, उन्होंने कहा भैया हम जब तक शादी नहीं हमने शक्ल तक नहीं देखी थी। तो यहाँ पे दोनों जेंडरों की ही मर रही है, समझो इस चीज़ को। दिस इज नॉट वेरी फीमेल सेंट्रिक थिंग, इट्स बोथ द जेंडर्स। अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम आती है, जिसमें एक्चुअल में मेरे पास प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई लड़की है 22 साल की है इन सम स्टेट, जिसमें थोड़ा शायद उस मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है, वो कह रही मैं 22 साल की हूँ, 21 साल की मेरे घर वाले शादी करवा रहे हैं मेरी, मैं क्या करूँ? तो ये प्रॉब्लम, अब इसमें क्या कहोगे तुम? फेमिनिज्म की ज़रूरत है, लड़की को रेस्क्यू करना चाहिए, क्या कर सकते हो? ये प्रथा है भाई। अब इसका इनका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है। देखो भाई, माँ बाप के दिमाग में, मैंने अभी बात की एग्रीमेंट है, तो उनके दिमाग में एक चेकलिस्ट होती है, लड़के वालों की अपनी चेकलिस्ट होती है, लड़की वालों की अपनी चेकलिस्ट होती है। ऑब्वियसली उस चेकलिस्ट में पर्सनालिटी की कंपैटिबिलिटी आई डोंट थिंक कंसिडर कर रहा है कोई, क्योंकि अगर पर्सनालिटी की हो, अगर हम कंपैटिबिलिटी बात कर रहे हो तो भाई दोनों पार्टीज कॉल करती हैं एक थेरेपिस्ट को या एक मैरिज काउंसलर को या रिलेशनशिप काउंसलर को किसी, और वो बैठ के
सिलेक्टिवली अलग अलग करके इन दोनों की स्टडी करता है, पर्सनालिटी, इनसे बैठ के बातें करता है, सेशंस करता है बहुत सारे, फिर एक कपल, इन दोनों को कपल तो नहीं कहूँगा बट मैं दोनों को बैठा के इनकी सेशन करता, फिर वो डिटरमिन करता कि हाँ ये दोनों एक्चुअल में कंपैटिबल हैं कि नहीं है। घंटा ऐसा कभी नहीं होता। तो पहली चीज़ क्या होती है, अरेंज मैरिज में बहुत सारी लाइंग होती है। दो इंडिविजुअल जो पहली बार में आपको मिल रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि बात इतनी आगे बढ़ गई है, यानी कि जो उनकी चेकलिस्ट थी पहले तो वो तो टिक हो गई है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं चेकलिस्ट पे, लाइज की सेकंड पॉइंट आ जाएगा। चेकलिस्ट क्या होती है भाई, अगर लड़का है वो क्या ढूंढ रहे हैं, सुंदरता। जितनी सुंदर, मेरा लड़का का 70,000 कमाता है, सॉरी 70,000 नहीं कर रहा हूँ, 70 लाख कमाता है पर एनम, तो लड़की ऑब्वियसली वो बहुत सुंदर ही देखने जाएंगे। पिताजी खुद ढूंढेंगे, मम्मी खुद कहेंगी बेटे तू टेंशन ना ले, तेरे को मैं बहुत सुंदर लड़की लेके आऊँगी तेरे लिए, तू बस टेंशन ना ले। को भी अगर तेरे को कोई लड़की छोड़ दे, तेरा ब्रेकअप हो जाए, वो मत करियो। कितनी मम्मियाँ बोलती हैं अपने बच्चों से, अपने लड़के से, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की लाऊंगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, सुशील, डिसिप्लिन्ड कह लो, कल्चर्ड कह लो। उसका मतलब क्या है भाई, लड़की कल्चर्ड इन द सेंस की लॉयल रहेगी। तीसरा, डिसिप्लिन से मेरा मतलब क्या था कि मतलब वो लेजी नहीं है, घर के काम कर लेगी, आलसी नहीं है, घर में पड़ी नहीं है, सोती नहीं रहेगी बैठ के पूरे दिन। चौथी चीज़ हम देखते हैं भाई उसको चीज़ें कितनी आती हैं होमवर्क में, होमवर्क मतलब मेरा घर के काम में मैं कह रहा हूँ, घर हाउस चोर्स, ठीक है, अगर वो कर लेती है, और दैट्स इट आई थिंक। बाकी हम पे पता है सेकंड पॉइंट हो आगे, बाकी कुछ लाइज होते हैं। लाइज होते हैं यानी कि हमें ऑब्वियसली उसके घर वाले कभी नहीं बताएंगे कि क्या क्या कांड हैं, सेम विद गाइज वालों के उसमें, कि हमें वो नहीं बताने वाले कि क्या क्या कांड करके बैठा है, ये कभी नहीं बताते, ये लाइज वाला एलिमेंट है। लड़की के घर वाले क्या क्या ढूंढते हैं भाई, पहली चीज़ करियर, फाइनेंशियली स्टेबल कितना है, ये पहली रिक्वायरमेंट है, राइट। जैसे कि लड़के की हो गई पहली रिक्वायरमेंट सुंदरता, करियर रिक्वायरमेंट, करियर कितना स्ट्रांग है, अर्न कितना बढ़िया करता है। दूसरी, जॉब स्टेबिलिटी कैसी है, डिग्री के बेसिस पे जज करते हैं वो, कौन सी जगह से डिग्री करी, कहाँ से डिग्री कर रखी है, कितना अभी कमा रहा है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फील्ड क्या है। दूसरे पॉइंट आते हैं तुम्हारे, फिर बुरी आदतें कैसी हैं, ये वो। तीसरा, अब ऑब्वियसली अब टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस कि भाई किसी की हो रिक्वायरमेंट, भैया हमें यूएस का लड़का चाहिए, हमें सिर्फ कैनेडियन बॉन्ड, यानी कि उसको अब एक सिटीजनशिप भी होनी चाहिए, उसके बाद आके हमारी बेटी वहाँ चली जाए। बहुत बड़ी डिमांड है। कौन डिसाइड कर रहा है ये, लड़कियाँ, औरतें, फेमिनिज्म? नहीं, माता पिता, डैड भी इक्वली इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड है। तो पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की बोथ आर, भैया अरेंज मैरिज में बोथ, दोनों का फुल हाथ घुसा हुआ है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है। और आज से नहीं है, ये प्रथा है, और उस बेसिस से हम जज करते हैं। नाउ अब आता है, इसको बॉयल डाउन करें इन दोनों चीज़ों को, जो अग्रीमेंट है कि क्यों एक तरफ सुंदरता है और दूसरी तरफ पैसा क्यों है। आपको यहाँ पे हमें अब रूट बायोलॉजिकल बिहेवियर पे हम आ गए। हम बायोलॉजिकली क्यों लड़के को हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बिकॉज विमेन जो लाइफ टाइम पार्टनर सर्च कर रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनर सर्च कर रही है, वो उसका बेसिस होता है एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ वो अपने बच्चे पैदा कर पाए, एक फैमिली बना पाए, जो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। उसके लिए उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है एक दिन मैं माँ बनूंगी, उसको पता है कि भैया मुझे एक लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए जो सस्टेन कर पाए, मेरा ख्याल रख पाए और मुझे खुश रख पाए। तो वो प्रॉस्पेरिटी एम करती है, तो वो इन्वेस्ट कर रही है लड़के के पोटेंशियल पे, काबिलियत पे। अब समझ में आया क्यों चिल्लाता हूँ, काबिल बनो। दैट्स हाउ वुमन चूजेस अ लॉन्ग टर्म पार्टनर। जितने काबिल होगा, यानी कि तब IIT, IIM, गवर्नमेंट जॉब, तुम्हारा सिटीजनशिप अगर तुम्हारा अमेरिका की है, अमेरिकन जॉब है, ये है, वो सब चीज़ों की सडनली अब ये सब वैल्यूज़ हो जाती हैं। यानी कि लड़का कितना ज़्यादा स्टेबल है, कितना बढ़िया जगह पे है, कितना बढ़िया अच्छा करियर ग्राफ कहाँ जा रहा है, सब चीज़ें सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक्चुअली में तुम एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, 50 to 60% इंपॉर्टेंस या वेट जो पुट करते हैं अरेंज मैरिज में, वो इन्हीं चीज़ों पे होता है। लड़के क्यों पुट करते हैं सुंदरता पे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म, इवन दो थ्योरेटिकली हम जा रहे हैं रिलेशनशिप में, हमें हमारे अंदर वो नीड नहीं है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, एवोल्यूशनरीली स्पीकिंग, हमारे अंदर वो नीड नहीं है कि हमें एक लड़की चाहिए। हम ये सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोचूंगा, नहीं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि प्रोटेक्शन जिंदगी भर का, हम तो खुद कर रहे हैं वो चीज़ें। आई एम द कॉन्करर, लेट्स से, राइट, आई एम, जिसने हार्डवर्क करके इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रही हैं, तो उसको पता है जहाँ तक सेल्फ प्रिजर्वेशन या सेल्फ प्रोटेक्शन या फिर टेकिंग केयर, सेल्फ सस्टेनेंस की बात है, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, आई हैव अचीव्ड दैट। उसको रिवॉर्ड चाहिए। तो हम दुनिया की सबसे शॉर्ट टर्म एलिमेंट जो हो गया उस पर इन्वेस्ट करते हैं, वो है प्रेजेंट सुंदरता। लड़की से जब मैं शादी कर रहा हूं, उस मोमेंट में वो कितनी सुंदर है,
क्योंकि हम वो लॉन्ग टर्म चीज सीख नहीं कर रहे। तो लड़की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उसकी रिक्वायरमेंट्स भी लॉन्ग टर्म होती हैं। वो नेसेसरली ऐसा भी नहीं हो सकता बहुत ज्यादा लुक्स पे ध्यान दे। वो देख रही है इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या ये जिंदगी भर लॉयल रहेगा, क्या ये इसकी आदतें कैसी हैं, क्योंकि इसको मेरा ख्याल रखना है, एक दिन मैं माँ बनूंगी, एक दिन मैं बच्चों का हमारी फैमिली का ख्याल रखेगा, कितने सेफ एनवायरनमेंट में और कितने बढ़िया एनवायरनमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है, हमें कितनी बढ़िया जगहों पे रह सकती है, लाइफ कितनी बेटर होगी। दैट्स द एलिमेंट, लाइफ कितनी बेटर होगी। लड़का वो ये सब नहीं सोच रहा, लड़का सोच रहा है कितनी सुंदर होगी। अब हो सकता है यहाँ पे बहुत लड़कों को ऐसा नहीं है भाई, अब बात कर लो, जितने हो रहे हैं अरेंज मैरिज में देख लो, जितनी सुंदर लड़की है उतना ही बढ़िया उसको हस्बैंड, उतना ही IIT IIM चाहे कितना कुछ फोड़ा, कितना दिमाग से तेज हो, अगर अरेंज मैरिज कर रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियरिफाई करना चाहूँगा, लव मैरिज में कंप्लीटली इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी, लेकिन अरेंज मैरिज में ये रहती है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो ये डायनेमिक्स हैं। तो ये जो लड़की जो कर रही है एक्चुअल में वो बायोलॉजिकली और एवोल्यूशनरीली, और उसके जो पेरेंट्स भी कर रहे हैं अरेंज मैरिज में, इट मेक्स सेंस। बिकॉज अगर आप किसी रिश्ते को उसके अंदर की पूरी इमोशनैलिटी और पर्सनैलिटी, जितने भी डायनामिक्स और कंपैटिबिलिटी को अगर निकाल देते हो, दीज आर द थिंग्स दैट रिमेन। ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग यही एलिमेंट्स रह गए बस। मैथमेटिकली अरेंज मैरिज बहुत मैथमेटिकल काइंड ऑफ यूनियन है, बिकॉज टाइम होता नहीं है, तुरंत हम सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हैं, जहां हमें लगता है यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा वहां पे हम, क्योंकि ऑप्शन सर्च सीख कर रहे हैं। एक चीज समझो, अरेंज मैरिज क्या होता है, वी आर ट्राइंग आउट ये डील वो डील ये डील वो डील, तो हम देख रहे हैं फॉर द बेस्ट डील। तो हम इस चक्कर में हमें जो लग रहा है ये डील बहुत बढ़िया लग रही है, तो हम छोटी वाली डील करेंगे, हम आपको आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप छोड़िए। ये डील कैंसिल हो गई तो आपने कहता शिट यार ये नहीं छोड़ना चाहिए था। जो भी घरों में अरेंज मैरिज हो रही है, दे गो थ्रू दिस, एंड जहां उनको लगता है हाँ यहाँ पे रिश्ता सेट हो रहा है, फिर वो पता है एक चीज देखेंगे, एक बहुत जल्दी से हड़प होती है, जल्दी से करो, इससे हो गया क्योंकि डील ना जाए। लिटरली आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके घर में भी अरेंज मैरिज हुई है, उनके माता पिता को करते हुए, लेकिन लड़के को करते हुए आप कहोगे भाई क्या हड़बड़ी कर रहे हो, हेस्ट में क्यों कर रहे हो। बट हेस्ट में चीज़ें होती हैं क्योंकि यहाँ पे होड़ चल रही है बेस्ट डील की, तो हो रहा है, तो क्या होता है तुरंत ऐसा करो, जल्दी से पहले एंगेजमेंट कर दो। एंगेजमेंट मतलब कि भैया अभी बात हुई, लड़के माँ बाप कहते हैं बच्चों से अरे करो ना, एक महीना एक हफ्ता देते रहे, जल्दी से फ़ोन लो बात करो, यानी कि वो चीज़ एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे सारे मैथमेटिकल एलिमेंट चेक हो रहे हैं, पैसा बढ़िया है, लड़का काम बढ़िया करता है, अच्छी कंपनी में है, देखने में अच्छा लगता है, पापा को पसंद आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली पिताजी तो फाइनेंशियली देख रहे हैं ना चीज़ों को। कौन सा किसी ने कोई पर्सनालिटी एनालिसिस ड्रॉ नहीं किया, उसकी कोई पास्ट हिस्टोरिकल डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं पता उसकी पर्सनालिटी क्या है, ईगोमेनियाक हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो, कुछ भी हो, आपको क्या पता ये क्यों होता है। अब समझो इतनी सारी अरेंज मैरिज में डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भैया किसी का अफेयर चल रहा था, किसी से तोड़वा के कर दिया। क्योंकि आधे ज़्यादा अरेंज मैरिज रिलेशनशिप में ये होता है, भैया किसी लड़के से अफेयर चल रहा था, भाई वो कास्ट का नहीं है उनकी सेम, लड़का ना कितना बढ़िया और लड़की का रिश्ता तोड़ दे, माँ बाप ऐसा बिल्कुल रूठ जाते हैं बिल्कुल कि भैया हम रिश्ता खत्म कर हम मर जाएंगे, ये वो लड़की फिर कहती है हटाओ यार। जब वो रिलेशनशिप 6 साल का टूटा, उसके बाद उसका फिर से टाइम तो है नहीं, क्योंकि उसका एक तो पहले रिलेशनशिप एक नाजायज़ रीज़न की वजह से टूटा है, तो ऐसा तो है नहीं वो इजीली दोनों पार्टनर्स मूव कर पाएंगे, क्योंकि वो प्यार अभी भी करते हैं। प्यार में मूव ऑन करने के लिए आपको एक लेजिट रीज़न चाहिए कि हाँ इट मेक्स सेंस टू मी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, अब मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। जब ब्रेकअप हुआ है कास्ट की वजह से, तो आप कहते हो हैंचो हम तो अभी भी प्यार करते हैं एक दूसरे से, अब कैसे मैं मूव ऑन करूँ, मेरे को कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा ना कि मैं इससे कहूँ कि ये बेटर नहीं थी मिले, या फिर ये मिले सही नहीं थी। सेम विद द गर्ल। फिर आप उनकी अपनी कास्ट में ऑब्वियसली अरेंज मैरिज में कास्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखो साफ साफ लिखा होगा जो भी फोटो है उसमें कास्ट, रिलीजन, सब कुछ। रिलीजन तो चलो मैं समझ सकता हूँ, बट कास्ट बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि अपने कास्ट में देख रहे हैं। अब आए लव मैरिज में, लव मैरिज में भी सेम एलिमेंट अप्लाई होता है इन द सेंस लड़की चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसकी एक एवोल्यूशनरी नीड है, इसको आप समझो। यहाँ पे आप फेमिनिज्म से इसको नहीं जोड़ सकते। चाहे लड़की 1 लाख कमा रही हो, शादी वो 1-1.5 लाख वाले से ही करेगी। वो चाहेगी अगेन एक प्रोवाइडर उसको मिले, राइडर प्रोवाइडर जो मीम है, ठीक है, उसको एक अच्छा हस्बैंड ही चाहिए। बिकॉज एक चीज़ समझना, प्यार सब कुछ नहीं होता। एक लड़की ये बात लड़के से ज़्यादा ढंग से समझती है, क्योंकि लड़के को कभी एक बच्चा पैदा नहीं करना, हमें कोई आइडिया भी नहीं होता, तो हमें हमारी बायोलॉजी को भी आइडिया नहीं है, तो वो हमें कभी बात समझ में नहीं आएगी वो क्यों। उनकी वांट है कि भैया हमारा मैं प्रिजर्व्ड रहूँ, या फिर मेरा जो भी लाइफ हो आगे की प्रॉस्पेरस हो, समझ रहे हो। तो इंसान की ढूंढता है, इसलिए वो खुद भी चाहेगी। नाउ लव मैरिज के केसेस में बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस में मैंने देखे हैं केसेस जहाँ पे लेट्स से लड़की
और लड़का, दोनों कमा रहे हैं 35-35, 36-36, 40-40 और शादी कर लेते हैं। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिल्ड देयर वेल्थ, बिकॉज ऑब्वियसली ज़िंदगी में आप ग्रो ही होते हो। अगर आप काम करते रहोगे तो आपका करियर बेटर होता जाएगा। वो इसलिए होता है कि बिकॉज आपको प्यार हो जाता है किसी इंसान की पर्सनैलिटी से, तो आपके अंदर एक ये चीज़ हो जाती है कि हाँ मैं इसके पोटेंशियल को जानती हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है। नाउ यू नो कि जो भी रीज़न से जैसे लेट्स से बेटर नहीं कर पाया, आई अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी रिलेशनशिप जो लव मैरिज होती हैं जिसमें कि सेम इनकम स्केल में ही हैं दोनों, और वो चलती हैं और वो खुश भी रहते हैं लाइफ टाइम, ये होती हैं ऐसी। लेकिन फिर बहुत सारी ये भी होती हैं जिसमें कि लिटरली लड़की ब्रेकअप कर लेती है लड़के से, क्योंकि उसके पास अरेंज मैरिज के जो ऑप्शन आ रहे हैं वो मच हायर आ रहे हैं, और लड़का ने अपनी लाइफ में लेट्स से 5 से 6 से 7 साल वो बस लखैरापना ही कर रहा था, कूल था वो, कोई मेहनत नहीं कर रहा था, कोई टाइम पुट नहीं कर रहा था। और जब उसकी उम्र हो गई, लेट्स से लड़की 28 की हो गई, 27 की हो गई, वो कह रही है भैया मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ शादी। ये होता है, रिसोर्सफुलनेस चाहिए उसको तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो भी चाहे उसके जो बच्चे में जीन्स जा रहे हैं वो बढ़िया जीन्स हों। ये बायोलॉजी है हमारी। वो चाहे कि उसकी जो प्रोजेनी हो, उससे जो हस्बैंड मिल रहा है वो काबिल हो, ताकि वो काबिल जीन्स ट्रांसफर कर पाए। प्लस वो जो काबिल हस्बैंड होगा वो लॉयल हो, क्योंकि वो एक वल्नरेबल पोजीशन में हो जाएगी जब उसका एक बच्चा हो जाता है या 2 बच्चे हो जाते हैं, तो उसे एक हस्बैंड चाहिए हु विल टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की घर पे बैठ गई है। चाहे लड़की भी जॉब करती रहे, यही मैं बात बता रहा हूँ, चाहे ये लड़की भी सेल्फ सफिशिएंट है और अपना अच्छा काम कर रही है, इवन देन शी वुड वांट अ हस्बैंड शी कैन रिस्पेक्ट, दैट शी कैन बी प्राउड ऑफ। लेट्स से हम यहाँ पे फेमिनिज्म के लॉजिक को अप्लाई करते हैं, इक्वालिटी वाले। कितने लौंडे हैं, जेन्युइन बात बताना, देखो थ्योरेटिकली तो इसको ट्रोलिंग सेंस में देखोगे या मीम के सेंस में देखोगे तो बहुत ही लगेगा हाँ आंसर दे दोगे, बट सच आंसर, क्योंकि मेरे पास इस प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। लेट्स से तुम्हारी सैलरी है 70,000 पर मंथ, ठीक है, बढ़िया कमा रहे हो, तुम्हें लगता है हाँ ठीक है अच्छी सैलरी है, और तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है करंट, उसकी सैलरी है 90,000। उसकी डिग्री तुम्हारे से बेटर कॉलेज में है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके बाकी जो स्किल्स हैं तुमसे बेटर हैं, बट तुमसे प्यार करती है। वो कह रही है मैं तुम टेंशन ना, तो कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम देख रहे हो उसकी जो जॉब लग रही है नेक्स्ट, उसके पास ऑफर आया हुआ है 1.25 लाख पर मंथ का, तुम्हारे पास नहीं आ रहा, करोगे शादी? कहोगे हाँ मैं करूँगा, तो प्यार करता हूँ, लेकिन तुम इनसिक्योर रहोगे। सेम स्क्रिप्ट को फ्लिप करो। अभी तुम कह रहे हो कि लड़कों को भाई ये लड़कियां इतने अमीर लड़कियां चूज़ कर रही हैं लड़कों को, ये तो गलत है। ठीक है, तुम्हारे अंदर तथा है। मेरे पास जनरली प्रॉब्लम आती है लोगों की, भाई अच्छी खासी हैप्पी मैरिज में है, वो कह रहा है भाई हम लोग शादीशुदा, हमारे बच्चे भी हैं, बट मेरी वाइफ के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, शी अर्न्स वेरी वेल, शी इज़ कम्प्लीटली, कोई वो ऐसा कुछ भी मुझे आज तक 1% भी इनसिक्योरिटी देती हो कि तुम्हारे मुझसे कम कमा रहे हो करो, लेकिन कह रहा है एज अ मैन मुझे इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या करूँ यार, अब बताओ। तो आपको एक बायस यहाँ पे प्लीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप भी चाहते हो जो आप जितना कमा रहे हो अंदर ही अंदर आपकी वाइफ उतना ना कमाए, क्योंकि आप भी चाहते हो प्रोवाइडर का जो रोल आपके दिमाग में अगेन जेनेटिकली घुसड़ा गया है उसमें खरे उतरना, या जो भी कहते हैं। आप भी चाहते हो कि आप घर के प्रोवाइडर हो, आप भी चाहते हो कि आप हो इंसान जिसको जिसको घर में जब वो हो तो आप कहो कि हाँ भाई आई एम द वन हु इज रिसोर्सफुल। जी आपका जेंडर रोल आप कह सकते हो एक तरह से असाइंड है, आपके डीएनए में है ये, समझ रहे हो। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां वाइफ को आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपसे 2 गुना ज़्यादा कमा रही है, प्लस उसके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो भी बहुत गजब हैं, आप अंदर अंदर लोग इनसिक्योर होते हैं, मर्द बॉयफ्रेंड्स हस्बैंड्स की भाई लियो यार, और वो आप पे नहीं जता रही, वो कुछ नहीं कह रही कि लेकिन अंदर ही अंदर लोग की फटती है, लोग को बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि अरे यार मेरे से ज़्यादा कमा रही है तो मेरे साथ क्यों रहना चाहेगी। ये क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में। सोचो मनी कितना कनेक्टेड है हमारे दिमाग में भी। अगर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से, ये मेरे से 1.5 लाख कमाती है, मैं से 50,000 कमाता हूँ यार, ये मेरे साथ क्यों है यार ये, यानी कि सोचो हम काइंड ऑफ खुद चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहने का उसका रीज़न ये होना चाहिए कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। तो अभी यहाँ पे हंसो मत यार कि अगर वो इतना मांग कर रही है, देखो ये जो मांग कर रही है तो बहुत ही, मैं मान सकता हूँ बहुत ही भयंकर जायंट लीप मारी है इसने, और ये विजिबली अगर इसको सिंपल पहले अगर सरफेस लेवल पे देखो तो बहुत ही कॉमिकल है ये, यस, बट आपको ऊपर देखना है उसके पेरेंट ने बनाई और ये चीज़ें, ये प्रथा है। ये एक लड़की का आपको स्क्रीनशॉट मिल गया तो आप इसकी हंस ले रहे हो, बट यहाँ पे ऐसी लाखों करोड़ों शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं समाज में, दुनिया में, इसी बेसिस पे। IAS लोगों की जैसे शादी होती है, जिसने IAS फोड़ दी, एक बार पता कर लेना। जहाँ पे दहेज की बात करो, कितना कितना भयंकर लेवल पे दहेज जाता है, क्या है दहेज प्रथा का पूरा सीन। दहेज प्रथा क्या है भाई, आप डील में समझो ना, सब कुछ एक डील वाले नैरेटिव में तो फिट होता है।
तो भाई लव मैरिज में भी आपको मिलेंगी चीज़ें, अरेंज मैरिज में भी मिलेंगी। अरेंज मैरिज में ये ज़्यादा मिलेगी, लव मैरिज में थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि लव मैरिज में ऑफ कोर्स पर्सनालिटियाँ जान जाती हैं एक दूसरे को, एक पर्सनल कनेक्शन आ जाता है, एक पर्सनल इंसान के पास रीजंस होते हैं एक रिलेशनशिप को इतनी बुरी तरह से क्वांटिफाई करने के। तीसरा, इन्फॉर्मेशन या रियल डेटा होता है आपके पास इंसान के रियल पोटेंशियल में। इंसान आपको प्रॉमिस कर सकता है कि अभी खराब है, टेंशन ना लो, मैं वहाँ वर्क कर रहा हूँ। इंसान देख भी सकता है, हाँ मेहनत कर रहा है, निकाल देगा, मैं शादी कर लूँगी इससे, मुझ पर विश्वास है इस लड़के पे। ये होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप लड़की को मॉक कर रहे हो कि भाई वो पैसे वाले पे जा रही है, उसके पास तो एक एक्चुअल में बायोलॉजिकल रीजन है बहुत तगड़ा। उसके अगर सिंपल फ्यूचर कंसिडर करोगे कि उसकी जो नेक्स्ट लाइफ के फेजेस आने वाले हैं, प्रेगनेंसी से लेके बच्चे से लेके, वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में आने वाली है ऑन मेनी ओकेजन्स। हमारे चॉइस को कंसिडर करो ना, सुंदरता नंबर 1, गोरी लड़की, सुंदर लड़की, क्या है, हम क्या सीख कर रहे हैं? मोस्ट सुंदर प्रोजेनी बनाना, प्लस बहुत ज़्यादा सेक्स करने को मिलेगा इसके साथ। हमारी लिटरली फैंटेसी जो है या क्राइटेरिया जो है वो पॉर्न फैंटेसी है ऑफ चूजिंग अ वाइफ। सोचो हाउ स्टूपिड आर वी एज मेन। मैं नहीं कह रहा सुंदरता इज नॉट अ फैक्टर और शुड नॉट बी अ फैक्टर, शुड बी अ फैक्टर ऑफ कोर्स, बट इमेजिन इफ दैट इज अ लार्ज फैक्टर इन अ रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि वो जो आज 25 में दिख रही है वो 35 में नहीं दिखेगी। आपको पता भी नहीं, 30 में शायद वो जैसे दिखती थी हो भी ना, वो 40 में नहीं दिखने वाली। 40 में क्या करोगे? यू विल जस्ट बी एज अ मैन, यू विल बी एग्जैक्टली जस्ट लाइक हु यू आर अभी एट 25, इवन एट 40। मेरा लिख के ले लो, टाइम हवा की तरह निकलता है, पर्सनैलिटी नहीं चेंज होती, रहोगे लौंडे ही। बस थोड़े से एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, डेटा तुम्हारे पास, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और कुछ चीज़ों में तुम और बढ़िया तरह से कर चुके होगे उनको। तो मुझे लगता है तुम्हारे जो एसेंस है ऑफ हु योर पर्सनैलिटी इज, वो चेंज हो जाता है। घंटा रहोगे लौंडे ही, वही सुंदरता लड़की दिखेंगी कोई, तुम तब भी देख रहे होगे, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे तुम देखो क्या होटल में कोई घूम रही, किसी कॉन्फ्रेंस गए हो, उसने लड़की ने थोड़े टाइट कपड़े पहन लिए, देख रहोगे वही चूतिया लड़के जो 17 साल में हाई स्कूल में था। हाई स्कूल तो नहीं, स्कूल हो गया, या कॉलेज में, या फिर जो मॉल में लड़कियां तारता। तुम 40 साल के मर्द नहीं करते क्या? करते हैं, दिमाग वही रहेगा, तब भी पॉर्न देख रहे होगे। सच्चाई है जीवन की। हो सकता है लगे नहीं 40 साल का अंकल आऊँ तो बहुत ही सभ्य होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं। अरे तुम्हें थोड़ी बताएंगे, वो तुम्हें थोड़ी बता रहे हैं कान में, बेटा वो देख बेटा, देख रहा क्या हो? घंटा वो अपने मन में कर रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हैं। उनकी बेस्ट फ्रेंड की कॉन्वर्सेशन थोड़ी सुनी जब वो साथ में बैठ के अपनी जो बकरचोदी करना शुरू होते हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं, वो वही होती है लॉन्डो वाली बातें। थोड़ी बिजनेस की बातें होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो प्रायोरिटीज हो गई उनकी जिंदगी में, बिजनेस, पैसा और ये सब घर की चीज़ें। लेकिन एट द एंड जब आदमी व्हेन यू ब्लो ऑफ द स्टीम, वही आदमी लौंडा बन जाता है। सो एनीवे, आई होप थोड़ी इंसाइट मिली हो, आप ये भी समझो जो मैं आपको इनडायरेक्टली बार बार बोलता हूँ, काबिल बनो, मेहनत करो। ये मैं हवा में नहीं बातें बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है फालतू में धकेलने का। मैं इनडायरेक्टली इतने टाइम से इशारा दे रहा हूँ इस चैनल में 2 साल से, कि समझो इस चीज़ को। पिकअप आर्टिस्ट सब नॉनसेंस गांड में घुस जाती है, क्योंकि बायोलॉजी आपसे ये कह रही है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी आपसे ये कह रही है, रिसोर्सफुलनेस इज एट द एंड ऑफ द डे द बिगेस्ट फकिंग tool, the biggest fucking thing you can have, the most powerful tool you can have, and not just because तुम्हें women secure करनी है अपनी लाइफ में। Yes, of course it will help you, yes it does help you, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसको प्लीज़, इसको आप गोल्ड डिगिंग बिहेवियर से मत करना कनेक्ट। गोल्ड डिगर ये बहुत, अगेन हमारा ओवर सिंप्लीफिकेशन, हमारा दिमाग जो उसमें घुसता है ना, उसमें मत जाओ। चीज़ों को थोड़ा सा बताए रियलिस्टिकली देखना स्टार्ट करो और उन पर सोचना शुरू करो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे सामने कोई मोमेंट ऑफ ट्रूथ हमें मिलता है, हम क्या करते हैं, ट्रूथ को मॉक करके हम उसका लेसन लेते ही नहीं हैं। और फिर जब हमें लाइफ वही लेसन प्रेजेंट करती है हमारे सामने, हम कहते हैं अरे यार, तब मॉक करने का ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि अब हमारी खुद की ज़िंदगी के बारे में आ गई है, तो हम सैड हो रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं अच्छा ये तो अनफेयर है सिस्टम। अबे सिस्टम अनफेयर नहीं है, सिस्टम तेरे सामने बचपन से ही था, तूने उस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। सिस्टम थोड़ी चेंज होने वाला है, ना तू चेंज करने की तथा रखता है। सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा ना भाई, समझो। अगर लौंडे हो तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद भी, वही बात मैंने कही एंड में, आप खुद भी ऐसी वाइफ अगर होगी, आप बहनचोद इनसिक्योरिटी से आपकी गांठ फट के हाथ में आ जाएगी कि यार ये क्या है, मेरी वाइफ को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे साथ क्यों है। आप अपना मैनहुड क्वेश्चन करने लग जाओगे लिटरली। कुछ मर्द होते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उनकी वाइफ उनको ट्रस्ट है, उनकी रिलेशनशिप है, वो इतने इवॉल्व है, समझदार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट एट अ लेवल होगी, क्योंकि हमारा रोल हमने सेट कर रखा है, हमारे जीन कोड में है। वो हो सकता है जीन कोड में ना हो, बट कंडीशनड है हम ये बिलीव करने में कि हमारा जेंडर रोल है। आप कैसे छोड़ दें उसको कि भाई मैं प्रोवाइडर हूँ। अगर आपका वो सेंस आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो आप कहोगे बहन चो ले हो यार, मेरे 1.5 लाख कमाती है, मैं यहाँ पे 70,000 ला रहा हूँ, जो भी घर में चाहिए चीज़ें ये खुद ही ले आती है, सब कुछ खुद खरीद सकती है, अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए अपने को जो भी चाहिए होता है वो ले आता है। मैं जो खरीदता हूँ
मुझे वो फील भी नहीं हो रहा कि मैं उसको जो चाहता हूँ खरीदना है, जो अपने लिए चीज़ें लेट्स से खरीदती है अपने पैसों से, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सोचो क्या भैंचोद इमैस्कुलेटेड फील करोगे तुम। मानो या ना मानो, चाहे कितने बड़े बकवास कर लो, देखो 18, 19, 20 में बकवास करने एक अलग चीज़ होती है, ज़िंदगी जब हिट करेगी वो एक अलग चीज़ होती है। आप चाहे कितनी बकवास कर लो, बट आप चाहते हो स्टेटस, का होल फकिंग पॉइंट यही होता है, आप चाहते हो स्टेटस मेंटेन करना अपनी लाइफ में, बिकॉज वो आपको अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन देता है कि आई कैन, मेरी खुद की सेल्फ एस्टीम मैं उससे वायर कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं वाइफ को एक अच्छे स्टोर पे ले जाता हूँ और उसको बढ़िया कपड़े दिलाता हूँ, तो मुझे फील हो रहा है आई एम अ प्रोवाइडर, वो खुश हो रही है कि वाओ, या फिर उसको मैं एक रिंग गिफ्ट कर रहा हूँ या एक चेन गिफ्ट कर रहा हूँ या कुछ भी ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें फील हो रहा है हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, फॉर यू आई एम ट्रीटिंग यू। ये सब चीज़ें हमें खुद उतनी खुशी देती जो उसको दे रही हैं। तुम्हें लगेगा शायद ये सब बकवास है, तुम्हें भी उसका एक एक्चुअल में रोल में उस ये चीज़ें करने में तुम्हें उतनी खुशी मिलती है जितनी उसको मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे से आ रही हैं वो चीज़ें। यू आर कन्फर्मिंग योर पोजिशन इन दैट रिलेशनशिप बाई डूइंग दैट। और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, काबिलियत सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको एक औरत चाहिए या फिर आपको लड़कियाँ चाहिए। प्लीज़, काबिलियत ओवरऑल आपकी ज़िंदगी सेट करती है। और प्लस सेकंड चीज़ जो काबिलियत बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि 30 के ऊपर एक फेज़ आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आप रियलाइज़ नहीं करते, वो होगा एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंशियल फेज़, जिसमें आप क्वेश्चन करने लग जाओगे कि आपको जो अचीव करना था काफ़ी कुछ आपने अचीव कर लिया, वो चीज़ें कॉन्स्टेंट हिट कर गई हैं। काबिलियत या पैसा आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट करता है सेल्फ डिस्कवरी के लिए, समझ रहे हो। प्लस वो एक स्कोप प्रोवाइड करता है, एक शांति आपको प्रोवाइड करता है लाइफ में, जिसमें आप स्ट्रेस जिंदगी को लेके नहीं उतना ज़्यादा, तो आप सेल्फ डिस्कवरी में जा भी सकते हो। एक इंसान जो 28 का है, 29 का है, 30 का, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो अपनी फाइनेंशियली अभी कहीं नहीं पहुंच पाया है, वो वर्क कर रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल इतना होगा कि वो एग्जिस्टेंशियल चीज़ जब भी आएगी भी उसकी ज़िंदगी में, वो 2 स्ट्रेस होंगे उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े, या 10 होंगे या 4 होंगे, समझ जाओ उस चीज़ को। प्लस सोसाइटी भी या सोशल लाइफ भी आपकी बहुत चेंज होती है उस फेज़ में। ये सब चीज़ें समझो अभी इसी एज से। जब आप 30 के ऊपर हल्का सा जान लोगे, आपके सारे दोस्त शादी हो चुकी है, आपके दोस्त या तो शादी कर रहे हैं या फिर आपके कुछ दोस्तों के बच्चे हो चुके हैं, वो दोस्ती नहीं रही, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग कपल्स के साथ ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं आपकी दोस्ती के। बहुत ही रेयर टाइम होता है जब भी किसी दोस्त के बच्चे अच्छा हो गया, उसका तो वो तो गया, उसको समझ लो वो दिखने वाला ही नहीं, क्योंकि अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है। आप वो सोच रहे हो हम लोग क्लब जाएंगे, पार्टी करेंगे, हम लोग यहाँ पब में बैठ के सब दारू पी रहे हैं, वो नहीं होने वाला। वो चीज़ें और कम से कम होती हैं कि उनके अब सबकी फैमिलियाँ हैं। तो इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ो। प्लस वही बात मैं लास्ट में कह रहा हूँ, काबिलियत से आप एक डोमिनेंस भी लाइफ में इस्टेब्लिश करते हो, जिससे आपकी फ्रेंडशिप और बेटर होती है। आप फ्रेंडशिप में आपको लोग और रिसोर्सफुल इंसान की तरह देखते हैं, तो आपसे ज़्यादा एसोसिएट करना चाहते हैं। उसके पीछे यस आपको मैं बातें जो मैं वीडियोस में कर रहा हूँ वो आप रख सकते हो, फाउंडेशन हो सकती है आपकी एम्पैथी हो, काइंडनेस हो, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाती हैं और सुंदर हो जाती हैं कि हाँ यार इंसान काबिल भी है प्लस बढ़िया इंसान भी है। ये है सीक्रेट।